बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 101 का एक और क्विज़ हम लोग करेंगे। आप लोगों के इस सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि क्विज़ 3 से रिलेटेड पूछ रहे थे। इस दफ़ा जो है ना ऐसे जो है वो इंस्ट्रक्टर ने किया था कि PSY 101 का क्विज़ 3 जो है उन्होंने पेंडिंग कर दिया था। तो जब उन्होंने पेंडिंग किया था ना तो उसके मार्क्स आप लोगों के ऐड नहीं होने, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और जिन बच्चों को वो उन्होंने पहले आपको अनाउंसमेंट में बता दिया था ना, तो अब फिर वो होगा ऐसे कि आप लोगों के 6 क्विज होंगे, ठीक है। और ये जो 6 क्विज हैं इसमें पहले जो है वो 5 होने थे, ठीक है। तो क्विज नंबर 3 को उन्होंने क्विज नंबर 4 बना दिया था और इस तरह से आपके 6 क्विज होने। तो क्विज 3 के बारे में आप लोग परेशान ना हों, और ये फ्यूचर में जो बच्चे वीडियो देखेंगे ना वो ना परेशान हो जाएं। ये मैं बता रही हूँ जिनका बैच फॉल 2023 का है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ ये। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो करें, वहाँ पे आप लोगों को मेनली जो है ना वो पता चल जाता है सब कुछ, आपको सारी रूटीन वगैरह, कौन कौन से लेक्चर्स न्यू आए, कौन से नहीं आए, फाइल्स वगैरह आप लोगों को वहाँ पे दी जाती हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को फाइल्स नहीं दे सकती। तो फाइल्स आप लोगों को वहाँ मिलेंगी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आप लोगों को वहाँ मिलेंगे, लेक्चर्स आप लोग उनको फॉलो करें, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी आप लोगों को जो है वो भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और सिलेबस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दी जाती रहेंगी। अच्छा, अब व्हाट्सएप पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा जितने भी आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए, चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप लोग वहाँ से लेक्चर्स भी ले सकते हैं। PSY 101 के सब्जेक्ट को आप लोग इतना ईजिली ना लें, इसका लेक्चर आप लोग सुना करें, एक एक चीज़ आप लोगों के माइंड में बैठ जाती है, तब आप लोग क्विज करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर पेपर्स में दोबारा आप लोग जो है ना रिविजन करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगेन एक और जो मैंने बात करनी थी, मेरे माइंड में आ रही थी। चले खैर, हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मुझे फिर वो बात याद आ गई ना, तो मैं आप लोगों को उसके साथ ही फिर जो है ना वो मैं बता दूंगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का, हाँ, बात करनी थी फाइनल टर्म से रिलेटेड। फाइनल टर्म क्योंकि आप लोगों का MCQs बेस है PSY 101 का, तो आप लोगों ने करना ऐसा है कि फाइनल टर्म का पेपर जब आप लोग देने के लिए जाएंगे ना, तो पेपर देने से पहले आप लोगों ने ये सारी क्विज की वीडियोस, क्विज नंबर 4, क्विज नंबर 5, क्विज नंबर 6, ये वाली सारी वीडियोस आप लोगों ने देख के जाना है, फिर आप लोगों ने वहां पे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड अ पर्सन टेंड्स टू अचीव समथिंग, यानी कि इंसान की वो कौन सी जरूरत होती है कि इंसान कोई ना कोई चीज हासिल करने की कोशिश करता है। सम ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, अ गोल और पोजीशन और अ स्टेटस, या इंसान कोई चीज हासिल करने की कोशिश करता है, कोई गोल, कोई ख्वाहिश, कोई स्टेटस हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये जो नीड होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ 15 to 25 सेकंड्स तक रिटेन कर सकती है। तो 15 to 25 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। Who amongst the following didn't mention any theory related to emotion? मैग्डा आर्नल्ड ने भी एक थ्योरी दी थी इमोशन से रिलेटेड, विलियम जेम्स ने भी दी हुई है, अल्बर्ट एलिस ने भी दी हुई है। BF स्किनर्स ने इमोशन से रिलेटेड कोई भी थ्योरी नहीं दी, तो BF स्किनर्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है। मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लाइफ इवेंट्स, एपिसोड्स एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स इज नोन एज। देखिए, जो भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है ना आपकी जिंदगी में, जो माजी में जितना भी कुछ हुआ होता है, बर्थडे वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वो आपकी अपने बारे में जितनी भी डिटेल होती है, नाम, पता वगैरह, एड्रेस, घर का, वो सारी चीजें जिस मेमोरी के अंदर होती हैं वो होती है एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी हियर इज द राइट आंसर। All of the following can be categorized as primary, unlearned, physiological, biological motives। यानी कि आपने देखा होगा कि आप लोगों के बाज़ ऐसा होता है ना कि आप दुनिया में आते हैं, आप कोई चीज़ सीखते नहीं है, ठीक है। तो वो जो एक अनलर्नड एक जो मोटिव्स होते हैं ना, जो ख्वाहिशात जो कि आप लोग सीखते नहीं है, बायोलॉजिकल भी होती हैं, वो फिजियोलॉजिकल भी होती हैं। वो होती हैं, एक तो प्यास, आप लोग सीखते हैं कुछ कि प्यास कैसे महसूस करनी है, ये नेचुरल चीज़ है। हंगर, ये भी नहीं, भूख महसूस करना, ये भी आप खुद नहीं सीखते। पेन, इसमें भी आप लोगों का अमल, कोई अपना अमल दखल नहीं होता। हाँ, क्यूरियोसिटी जो है ना, ये प्राइमरी और अनलर्नड मोटिव्स में नहीं आती, ये सेकेंडरी में आती है, ठीक है। उन्होंने यही पूछा था कि प्राइमरी में कौन सी नहीं आती, तो क्यूरियोसिटी जो है ना ये प्राइमरी में नहीं आती। आगे चलते हैं। जो द फॉलोइंग टर्म इनिशियली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, कौन सा टर्म है जो पहले साइकोलॉजिस्ट यूज किया करते थे
which refers to the ability to hold information in mind over a brief period of time। यानी कि ये जो आप लोगों की एबिलिटी होती है ना कि माइंड के अंदर बिल्कुल थोड़े से टाइम पीरियड तक इंफॉर्मेशन रह सकती है, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले कहा जाता था, अब इसका जो नाम है ना वो साइकोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। ठीक है, ज्यादातर इसके बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वर्किंग मेमोरी इस्तेमाल होता है। तो इनिशियली शुरू में जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते थे टर्म वो थी शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद है मैकडॉगल डिवाइडेड इमोशंस इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद डिराइव्ड। ठीक है, ये 3 जो है ना वो टाइप्स इसकी होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एमनेशिया, डिमेंटिया, अल्जाइमर डिजीजेस आर द डिसऑर्डर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इंसान कुछ चीज़ याद नहीं रखता, याददाश्त से रिलेटेड ये वाली बीमारियां होती हैं, एमनेशिया, डिमेंटिया, अल्जाइमर्स। तो ये मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। Which one of the following can be categorized as primary, unlearned, physiological, biological motives? प्राइमरी में आ जाता है आप लोगों की हंगर, ठीक है, पेन, ठीक है, उसके बाद थर्स्ट, उसके बाद एयर, ठीक है, सांस लेना, ये सब कुछ जो है ना वो प्राइमरी में आ जाता है। तो यहाँ पे इधर जो बताया हुआ ना उसमें एयर जो है ना ये आप लोगों की प्राइमरी मोटिव है, बाकी जो है ना वो सेकेंडरी है। Which of the following part of the brain concerned with hunger and operates on it by regulating its activity? भूख से रिलेटेड जो हमारा ब्रेन का पार्ट जो कनेक्ट होता है ना वो होता है हिपोथैलेमस। ठीक है, हिपोथैलेमस ये आप लोगों ने याद कर लेना है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मेंटल इमेजेस की ये एग्जांपल्स हैं। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ मेंटल इमेजेस। Which of the following memory is a type of sensory memory stores information coming from ears? कानों से जो इंफॉर्मेशन आती है तो वो आप लोगों की जिस सेंसरी मेमोरी के अंदर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विक मेमोरी। ठीक है, और आंखों से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको हम लोग बोलते हैं आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इक्विक मेमोरी कान से रिलेटेड है ईयर्स के साथ, और आइकॉनिक आईज से रिलेटेड है। 2 तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स मेकिंग जजमेंट्स अबाउट वर्ल्ड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि रीजन और लॉजिक्स की बेस पे आप दुनिया के बारे में कोई भी जजमेंट्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो रीजन एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन हियर इज द राइट आंसर। मुझे तो फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया के बारे में जनरल नॉलेज जो आप लोगों को होती है, जो भी हकीकत या रियलिटी की बेस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में होती है, साइंटिफिक फार्मूलाज वगैरह आप लोगों को पता होते हैं, वो सारे की सारी आती है सीमेंटिक मेमोरी के अंदर। ठीक है, सीमेंटिक मेमोरीज के राइट आंसर है। Which of the following is not one of the theories of emotions? जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस भी है, थ्योरी ऑफ इमोशन। उसके बाद कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस भी है, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी भी है। लेकिन जो एटकिंसन शिफरन मॉडल है ना, ये इमोशन से रिलेटेड इनकी कोई थ्योरी नहीं है, ये मेमोरी से रिलेटेड ये वाला मॉडल है। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। उन्होंने यही पूछा था कि इमोशन, थ्योरीज ऑफ इमोशन में कौन सा नहीं है, तो एटकिंसन शिफरन मॉडल इमोशन से रिलेटेड नहीं है। The process of initial recording on information is known as, शुरू में कोई भी जब इंफॉर्मेशन आप लोग देखते हैं, सेंस करते हैं, फील करते हैं, तो उसको आप लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। ठीक है, Who among the following gave the cognitive labeling or 2-factor theory of emotions? स्टैनले स्कैचटर एंड जेरोम सिंगर। ठीक है, शेस्टर और उसके बाद जो सिंगर है, इन दोनों ने कॉग्निटिव लेबलिंग और 2-factor थ्योरी ऑफ इमोशंस लिखा था। तो ये वाला इसका जो है ना वो राइट आंसर है। एक तो मैं हैरान हूँ कि इनकी माएँ पता नहीं किस तरह का नाम रखती थी, बोल लेती थी इतना अजीब अजीब। ये यहाँ पे इस तरह के ये जो नेम्स होते हैं ना, ये देख के ना वो एक लतीफ़ा याद आता है। चले मैं आज आप लोगों के लतीफ़ा सुनाती हूँ। पढ़ाइयाँ तो हम लोग बहुत करते हैं, आज एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। एक लड़का होता है, तो वो एक यूनिवर्सिटी में जाके ना एडमिशन लेता है ना, तो एडमिशन लेता है तो वो जाके अपने इंग्लिश के प्रोफेसर से पूछता है कि सर नटूरे का मतलब क्या होता है, नटूरे का मतलब। तो सर जो होता है ना उसके मुंह की तरफ देखता है, सर को भी समझ कोई नहीं आती। तो सर जो है ना उसको इसका मीनिंग ना उसके माइंड में नहीं आ रहा होता, सर के माइंड में। तो सर सोचता रहता है, तो वो कहता है कि अब सर ये सोचता है कि मैंने अगर इसको ये कहा कि मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता, तो ये क्या सोचेगा कि इंग्लिश का प्रोफेसर हो के इसको नटूरे का मतलब नहीं पता। उसको ना खुद बेचारे को शर्मिंदगी हो रही ना प्रोफेसर को। प्रोफेसर उसको कहता है बेटा तुम इस पीरियड के बाद ना मेरे ऑफिस में आना, फिर तुझे बताऊंगा। वो पीरियड के बाद ना वो प्रोफेसर ये समझता है भूल भुला जाएगा, नहीं आएगा ऑफिस में। लेकिन वो जो लड़का था ना वो उसके ऑफिस पहुंच जाता है। सर नटूरे का मतलब क्या होता है? तो वो जो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि बेटा तुम एक काम करना, कल आना मेरे पास, मैं तुम्हें कल समझाऊंगा डिटेल में।
प्रोफेसर घर जाता है, जो आके वो बैठता रहता है, गूगल करता है, अपनी सारी की सारी डिक्शनरीज खोलता है, अपनी लाइब्रेरी देखता है, इंग्लिश की सारी जो बुक्स होती हैं उसमें से वो मीनिंग्स ढूंढता है, उसको नटूरे का मतलब नहीं मिलता। वो दूसरे दिन जब प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी जाता है तो वो लड़का फिर एकदम से सामने आ जाता है, सर नटूरे का मतलब। तो वो जो प्रोफेसर होता है ना, वो फिर उससे ना कहते हैं कि बेटे मैं तुम बाद में बताऊंगा। फिर वो जो प्रोफेसर था ना, उस लड़के को जहां से भी देखते हैं ना, वो रास्ता बदल लेता है। वो तकरीबन कोई 2-3 माह तक वो लड़का उस प्रोफेसर के जो है ना जीना हराम करता है, और प्रोफेसर बेचारा उसको पता नहीं होता, वो समझ नहीं सकता कि मैं इसको क्या जवाब दूं। आखिर एक दिन ना प्रोफेसर उसे पूछता है कि यार ये तुम जो नटूरे का मतलब मुझसे पूछते हो, ये किस जबान का लफ्ज है? वो कहता है इंग्लिश का। प्रोफेसर कहता है अच्छा स्पेलिंग बताओ। तो वो स्पेलिंग बताता है NATURE, नेचर। तो वो प्रोफेसर को इतना गुस्सा आता है। प्रोफेसर कहता है कि तुमने 2-3 महीने से मेरी जान तुमने अजाब में डाली हुई थी, मैं तुम्हें अभी के अभी मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवाता हूँ। वो लड़का कहता है सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा वरना मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। अब फटूरे क्या था? FUTURE। तो ये जिन साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं ना, ये मुझे हमेशा जब भी मैं कोई ये अजीब अजीब इनके नेम्स में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे वो नटूरे और फटूरे वाला वो जोक याद आ जाते हैं। खैर हम लोग आगे चलते हैं। रिकग्नाइशन टेस्ट आर द एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में होता है रिकग्नाइशन टेस्ट और रिकॉल टेस्ट, ये दोनों। ठीक है, आप लोगों ने दोनों को अपने माइंड में रखना है, दोनों तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। दीज आर द ये एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर होते हैं। आगे हम चलते हैं। McDougall divided emotions into 3 types. Among those derived emotions are derived emotions वो होते हैं जो कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ना बता देती हूँ 3 तरह के जो है ना वो इमोशंस मैकडॉगल बताते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के एमसीक्यूज 4-5 तरह के एमसीक्यूज इसी एक टॉपिक में से आते हैं। ये जो है ना 3 तरह के, एक तो ये आप लोगों से पूछा कि मैकडॉगल ने इमोशंस की कितनी टाइप्स बताई थी? 3 टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी थी? डिराइव्ड इमोशंस, प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस। ठीक है, आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। डिराइव्ड इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जो कि आप लोग एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं, लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सेकेंडरी इमोशंस वो होते हैं जो कि आप लोगों की मुख्तलिफ किस्म के इंस्टिंक्ट्स का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो कि सिंपल इमोशंस होते हैं, आप लोगों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। Which of the following are the examples of a concept that is typical and highly representative of a concept? ये होते हैं प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स एक ऐसा मतलब कंसेप्ट होता है कि किसी भी कंसेप्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा हाई रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाती है। जब आप लोग देखते हैं ना, आप लोगों को पता चल जाता है कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट इज अ प्रोटोटाइप। ठीक है, Who amongst the following was the first person who identified the concept of populometrics? Populometrics का जो कंसेप्ट है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, All of the following are important for an individual in assessing emotions except किसी भी दूसरे बंदे के इमोशंस को या जज्बात को समझने के लिए एक तो ये है कि आपकी उस बंदे के साथ कोई एक्वेंटेंस होनी चाहिए। ठीक है, पहले से कोई जान पहचान होनी चाहिए, उसको थोड़ा बहुत आप जानते हो। उसके बाद टाइप ऑफ एसोसिएशन विद दैट पर्सन, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी उस बंदे के साथ किस किस्म की एसोसिएशन है, आपका उसके साथ किस किस्म का रिश्ता है। तीसरी जो चीज होती है डिराइविंग क्लूज फ्रॉम ओन इमोशनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमेशा कोई क्लू होता है ना। ठीक है, आपके जो अपने जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बेस पे आपको खुद जो अपने तजर्बात की बेस पे आप लोग अगले बंदे के क्लूज को समझें। ठीक है, तो ये 3 चीजें नेसेसरी होती हैं। ड्रेसिंग इसमें मैटर नहीं करती, अगले बंदे के इमोशंस को असेस करने के लिए ड्रेसिंग मैटर नहीं करती। तो उन्होंने यही पूछा था कि क्या चीज नहीं होती, इसमें एक्सेप्ट था, तो हम लोग ड्रेसिंग को ही करेंगे। ठीक है, What is the correct sequence of opponent process theory of Solomon and Corbett? सोलोमोन और कॉर्बेट ने जो एक सीक्वेंस बताई थी ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी की, वो सीक्वेंस उन्होंने बताया कि सबसे पहले बेस लाइन होती है, उसके बाद स्टेट ए आती है, उसके बाद स्टेट बी आती है और फिर अगेन बेस लाइन आती है। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद कर लेनी है। Which of the following theory proposes that emotional experience cannot solely be understood by its own, but understanding the environment must be evaluated? वो कौन सी थ्योरी जो कि ये कहते हैं कि आप लोगों को किसी भी इंसान के इमोशनल एक्सपीरियंसेस को सिर्फ अंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इर्द गिर्द के माहौल को भी साथ अंडरस्टैंड करें। तो ये थ्योरी जो है ना, ये है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, जो कि रिचर्ड लेज़ारस ने दी थी। ठीक है,
कॉग्निटिव अप्राइजल थ्योरी बाय रिचर्ड लज़ारस, ठीक है। उसके बाद है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स इन कॉम्बिनेशन विद रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर इज नोन एज, यानी कि आप लोग जो स्किन रिस्पॉन्स को नोट करते हैं कि अगला बंदा बात करते हैं उसको पसीना आया है या नहीं आया, रिस्पायरेशन उसका सांस फूला है या नहीं फूला, और ब्लड प्रेशर को आप नोट डाउन करते हैं, ये आप लोग लाई डिटेक्शन, ये चीज डिटेक्ट करने के लिए कि बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ठीक है। उसका स्किन रिस्पॉन्स, उसकी रिस्पायरेशन और उसकी ब्लड प्रेशर को आप लोग देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू अप्रोच, लोकेट एंड यूज द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर हो चुकी होती है उसको दोबारा से अप्रोच करना, उसको लोकेट करना, उसको यूज करना, ये होती है, इसको हम लोग कहते हैं रिट्रीवल। उसकी बात है मेंटल इमेजेस एंड कंसेप्ट्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। मेंटल इमेजेस और कंसेप्ट्स जो होते हैं ना, ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं थिंकिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम अराउजेस अस फॉर डिफेंसिव एक्शन, डिफेंसिव एक्शन के लिए खुद ब खुद जो आप लोगों का सिस्टम अराउज हो जाता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड मेमोरी, LIR, ये वुडवर्थ थे जो कि मेमोरी को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू LIR का ये फॉर्मूला बताते हैं। Which of the following memory impairment occurs because of brain damage caused by thiamine deficiency and alcoholism, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज करने से या थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से जो बीमारी होती है इसको हम लोग कहते हैं कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम, ठीक है। कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। मैकडॉगल डिवाइडेड इमोशंस इनटू 3 टाइप्स, और इसमें जो सेकेंडरी इमोशंस हैं, सेकेंडरी इमोशंस आर द मिक्सचर ऑफ वेरियस इंस्टिंक्ट्स, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। Which of the following hormones are secreted into the bloodstream in excessive amounts during strong emotional states such as anger and fear? जब भी आप लोग बहुत ज्यादा किसी जज्बाती हालत में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल खौफ महसूस करना या आप लोगों को गुस्सा आना, तो उस वक्त जो हार्मोन आप लोगों की ब्लड में सीक्रेट होता है वो होती है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। आगे हम लोग चलते हैं, which of the following is the process of perceiving information and bringing it into the memory system? सबसे जो पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करना, उसको देखना, समझना और फिर उसको मेमोरी सिस्टम के अंदर लेके आना, इसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल ऑफ थंब, वो कौन सा रूल है जिसके मुताबिक दैट इफ used can be effective in finding solutions to problems but may not ensure or guarantee this, यानी कि वो कौन सा रूल है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव तो होता है लेकिन इसके बारे में कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो ये होता है ह्यूरिस्टिक्स। 2 तरह के आप लोगों से वो पूछते हैं, 2 तरह के रूल्स होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, एक होते हैं एल्गोरिथम्स, दूसरे होते हैं ह्यूरिस्टिक्स। एल्गोरिथम्स होते हैं कि आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दैट इज एल्गोरिथम्स। लेकिन जब आप लोगों को श्योरिटी नहीं होती कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक होगा या नहीं होगा या प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, दैट इज अ ह्यूरिस्टिक्स। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन एक्सेप्ट। कॉग्निशन के जो होते हैं ना एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें मेमोरी भी आ जाती है, इंटेलिजेंस भी आ जाती है और लैंग्वेज भी आ जाती है, लेकिन इमोशन जो है ना ये कॉग्निशन का एस्पेक्ट नहीं है, एक इमोशन इस चीज में नहीं आता। द लोएस्ट नीड इन द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, सबसे जो लोएस्ट नीड होती है मैस्लो के मुताबिक वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो वैसे आप लोगों की जो जरूरियात होती हैं बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नेचुरल नीड्स जो होती हैं, और सबसे जो हाईएस्ट नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आप लोगों से लोएस्ट और हाईएस्ट के बारे में पूछते हैं, लोएस्ट इज द फिजियोलॉजिकल नीड एंड हाईएस्ट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो डिटरमिन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ये किसने बताया था? ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द एनवायरनमेंट। जो द फॉलोइंग मॉडल इज आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल मॉडल। मैगडा आर्नोल्ड्स कॉग्निटिव थ्योरी का जो मॉडल था उनको हम लोग सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। मैगडा आर्नोल्ड्स कॉग्निटिव थ्योरी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये थोड़ा उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि मैगडा आर्नोल्ड्स कॉग्निटिव थ्योरी जो है उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सीक्वेंशियल मॉडल वो ऑप्शन में दे देते हैं। तो दोनों तरह से आप लोगों ने याद करना है। All of the following are the types of emotions gave by McDougall except McDougall ने प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी इमोशंस बताए थे, पॉजिटिव इमोशंस इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंसान की अचीवमेंट मोटिवेशन को मेजर करने के लिए थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट आप लोग यूज करते हैं, TAT।
थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट। आगे चलते हुए द फॉलोइंग मोटिवेशन फ्रॉम विद एन एनर्जाइजेस द पर्सन टू सेटिस्फाई और अकम्प्लिश द गोल इन विच नो एक्सटर्नल टेंजिबल रिवॉर्ड इज इन्वॉल्व। ये होती है इंट्रिंसिक, ठीक है, यानी कि वो कौन सी चीज होती है जो कि आप इंसान को मोटिवेट करती है कि इंसान खुद ही कोई भी गोल अकम्प्लिश करने की कोशिश करता है, चाहे उसको रिवॉर्ड मिलना हो या ना मिलना हो। तो ये वाली जो मोटिवेशन होती है ये होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Cognitive theory given by मैग्डा आर्नल्ड विद रेफरेंस टू इमोशन इज आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल मॉडल। ये वही चीज है जो अभी मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ। मैग्डा आर्नल्ड ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी इमोशन से रिलेटेड, उसको हम लोग सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लर्न्ड मोटिव। इसमें जो हंगर है ना ये सेकेंडरी नहीं है, हंगर प्राइमरी में आता है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पावर, क्यूरियोसिटी, अचीवमेंट ये सारी सेकेंडरी में आती हैं, लेकिन हंगर जो है ना ये प्राइमरी की होती है। जो द फॉलोइंग इज द एबिलिटी टू यूज लॉजिक, पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्न इंफॉर्मेशन फॉर मेंटल प्रोसेसिंग। यानी कि वो कौन सी एबिलिटी होती है कि आप लोग अपनी लॉजिक को यूज करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं मेंटल प्रोसेसिंग के लिए। तो दैट इज अ रीजनिंग। रीजनिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following refers to the problems whose solution depends on the relationship of components so that new construct can be developed। वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि कोई नया आइडिया या कोई नया जो है ना कंस्ट्रक्ट डेवलप किया जा सके। तो ये वाली जो होती है ना वो होती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनका आपस में कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। मैस्लो ने दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो नीड्स होती है ना, इन्होंने पूरी हायरार्किकल नीड्स बताई थी, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये मैस्लो ने ये वाला कंसेप्ट दिया था। डैश है सिनोनिम्स ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए वर्किंग मेमोरी भी यूज की जाती है, लफ्ज जो है ना वो यूज किया जाता है। इसमें आगे हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन लेटरल थिंकिंग एक्सेप्ट। कौन सी लेटरल थिंकिंग में इंक्लूड नहीं होती? तो इसमें कंसिडर्स द इररेलेवेंट भी इंक्लूड होती है, अवॉइड्स लुकिंग फॉर व्हाट इज राइट और रॉन्ग भी होती है इंक्लूड, एंड प्रोग्रेसेस बाय अवॉइडिंग द ऑब्वियस। ये तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। उन्होंने हमसे एक्सेप्ट पूछा था, फाइंड्स व्हाट इज राइट, सीक्स यस और नो जस्टिफिकेशंस, ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती। आगे हम लोग चलते हैं। इफ वन वांट्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी थ्रू विच प्रोसेस मोर आइटम्स कैन बी हेल्ड। चंकिंग के थ्रू होता है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो चंकिंग करके आप लोग ज्यादा आइटम्स को याद कर सकते हैं। अ रूल इफ इट इज अप्लाइड, यानी कि वो कौन सा रूल जब आप लोग अप्लाई कर लेते हैं आप लोगों को श्योरिटी हो जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो हमेशा एक्यूरेट होता है। तो ये होती है एल्गोरिथम्स, ठीक है। Algorithms is the right answer. Which of the following need fulfilled through awards, honors and scholarships? Awards, honors and scholarships के थ्रू जो आप लोग नीड फुलफिल कर सकते हैं वो होती हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स ये जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। Which of the following posits that our biological physiological needs create an aroused or tension producing state that motivates us to fulfill them? डिराइव रिडक्शन अप्रोचेस, इसको हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स ही एक टेंशन क्रिएट करती हैं, एक स्टेट, और आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन होती है, पैदा होती है कि हम लोगों ने इसको फुलफिल करना है। तो डिराइव रिडक्शन अप्रोचेस जो है ना इसको हम लोग कहते हैं। Who among the following gave the activation theory of emotions? एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशंस दी थी लिड्सली ने, ठीक है। उसके बाद द नोशन दैट अ स्टेबल वेल मेंटेन्ड स्टेट ऑफ इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो एक स्टेट होती है ना कि आपके अंदर की जितनी बायोलॉजिकल बैलेंस रहे आप लोगों की बॉडी के अंदर, एक वेल मेंटेन्ड स्टेट होती है, उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस जो है ना ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following is most advanced and need based on the desire to grow and utilize one's potential up to the optimal level? इंसान के अंदर ये जो एक डिजायर होती है ना कि मैंने ग्रो करना है और बेहतरीन लेवल तक मैंने पहुंचना है, मैंने अपने सारे पोटेंशियल हासिल करने हैं, उनको मैंने अचीव करना है, इसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। With reference to emotions, which of the following starts its activity when the stressful situation subsides? जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है तो फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। Which of the following is a rule if it is applied ensures the solution to the problem? वो कौन सा रूल है जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपका जो है ना वो श्योरिटी हो जाती है कि आप प्रॉब्लम जो आपका सॉल्व हो जाएगा, तो वो होते हैं एल्गोरिथम्स। उसके बाद बच्चों द फॉलोइंग सेंटर्स फॉर स्किल्स एंड हैबिट्स
वो कौन सा एक सेंटर होता है जिसमें आपके स्किल्स और हैबिट सारी स्टोर हो जाती हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, कार को ड्राइव करना हैबिट बन जाता है आप लोगों की, वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। तो प्रोसीजरल मेमोरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Problems that require understanding and that should be solved in a manner that involves series of methods so that the initial problematic state can be changed into the goal attaining state। यानी कि वो वाली प्रॉब्लम्स जिसमें पहले आप लोगों ने उनको अंडरस्टैंड करना होता है, फिर आप लोगों ने उसको इस मैनर में सॉल्व करना होता है कि शुरू की जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो सके और एक गोल आपको एक हासिल हो जाए। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। Which of the following refers to inherited automatic species specific behaviors? जो automatic species specific behaviors उनको हम लोग instinct कहते हैं, फितरत हम लोग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सांप है, ठीक है, किसी बंदे के पाँव को टच करेगा वो जरूर उसको काटेगा, वो ऑटोमेटिकली काटेगा। तो ये उस स्पीशी की सांप की जो नस्ल होती है ना उनके साथ ये स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, उसकी फितरत है, ये इंस्टिंक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। Which of the following is not one of the steps involved in emotions according to Magda-Arnold cognitive theory? Magda-Arnold ने जो cognitive theory दी थी उसके मुताबिक appraisal, perception, determining emotion ये सारे के सारे उसमें steps हैं। motivation उसमें include नहीं था, तो motivation यहाँ पे इसका right answer है। Which part of the brain helps in expression through tone of voice and by controlling facial expression? आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है जो आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप लोग अपनी आवाज के टोन को चेंज करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन को आप लोग कंट्रोल करते हैं, इस तरह से आप लोग अपने जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होता है आप लोगों का राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर इज द राइट आंसर। ऑल अमंग द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ मेमोरी एक्सेप्ट। मेमोरी का काम होता है पहले इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, फिर उसके बाद स्टोर करना यानी कि स्टोरेज, और उसके बाद रिट्रीवल। प्रोग्रामिंग इसमें नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा जो है ना वो फंक्शन ऑफ मेमोरी नहीं है, तो प्रोग्रामिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मोटिव्स आर आल्सो नोन एज अनलर्न्ड। प्राइमरी मोटिव्स को हम लोग अनलर्न्ड बोलते हैं, सेकेंडरी को हम लोग लर्न्ड बोलते हैं। मुझे द फॉलोइंग मेमोरी प्रोसेसेस सेव्ड इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी एंड इज मेंटेन्ड इन एन आइडेंटिफिएबल फॉर्म। यानी कि कौन सा मेमोरी का प्रोसेस होता है कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर देते हैं और आप लोग इस फॉर्म में, इस शक्ल में आप लोग मेंटेन करते हैं कि आप लोग फ्यूचर में आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये होती है स्टोरेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन को सेव करना स्टोरेज कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉग्निशन? थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सारे कॉग्निशन के हिस्से हैं। मोटिवेशन इसका पार्ट नहीं होता। मोटिवेशन, ठीक है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट। प्रॉब्लम्स की जो टाइप्स है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स की टाइप नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा था कि कौन सी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, तो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। Which of the following refers to the problems whose solution depends on the relationship of components so that new construct can be developed? प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें आप लोग रिलेशनशिप देखते हैं कंपोनेंट्स का ताकि कोई नया कंस्ट्रक्ट बना सके, दैट इज अ प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। और जिसमें आप लोगों को आएगा ना कि जहाँ पे आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि पहले आप लोग उसको समझते हैं और फिर एक गोल अटेनमेंट स्टेट में आते हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और आखिर पे स्टेटमेंट क्या होगा कि गोल अटेनमेंट स्टेट, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये सारी प्राइमरी मोटिव्स हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, यानी अच्छा करेक्ट ऑर्डर क्या होता है कि इंसान की जो ह्यूमन मेमोरी होती है ना उसमें जो मॉडल है उसमें इंफॉर्मेशन जाती कैसे? सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है सेंसरी रजिस्टर में, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसके बाद रिहर्सल बफर में जाती है और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ये वही है, ये देख लें आप लोग स्टेटमेंट के आखिर पे ना गोल अटेनमेंट स्टेट, ठीक है, और शुरू में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स जिसमें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स होती है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। जो द फॉलोइंग मेथड टू इंप्रूव मेमोरी यूज्ड बाय एंशिएंट ग्रीक्स, पुराने जो यूनान के लोग थे वो अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लोकाई मेथड यूज करते थे, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से वो एक एक चीज को जो है ना असाइन करते हैं। हम लोग अपने लेक्चर्स में इसको पढ़ चुके हैं, ये लोकाई मेथड यूज करते थे। Which of the following is a process in which logical conclusions, inferences and implications are drawn by using a set of assumptions? वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंसेस और इम्प्लीकेशंस को आप लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं? वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग इज द राइट आंसर।
In which type of the problem it is not possible to draw immediate and absolute conclusions and solutions to the problem. वो कौन सी प्रॉब्लम की टाइप होती है जिसमें पॉसिबल नहीं होता कि आप लोग फौरन से कोई कंक्लूजन्स ड्रा कर लें, या आप लोग नताइज पे पहुंच सके, या आप लोग फौरन से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो ये होती है इल डिफाइंड प्रॉब्लम, कि आप लोगों को सही तरीके से प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता, फिर आप लोग कैसे उसको फौरन से उसको सॉल्व करें. तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम हियर इज द राइट आंसर. मुझे द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स. 3 तरह के कंसेप्ट्स की जो है ना वो टाइप्स होती है. प्रोटोटाइप कंसेप्ट्स होते हैं, नेचुरल कंसेप्ट्स होते हैं, और आर्टिफिशियल कंसेप्ट्स होते हैं. लेकिन प्रोलॉन्ग्ड कंसेप्ट्स जो है ना ये इसकी टाइप नहीं होती. तो प्रोलॉन्ग्ड कंसेप्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है. इमोशनल व्हील बिलोंग्स टू प्लचिक. प्लचिक ने इसका जो है ना वो कंसेप्ट दिया था इमोशनल व्हील का. ठीक है. उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशंस. कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशंस का कंसेप्ट दिया था रिचर्ड लज़ारस ने. तो रिचर्ड लज़ारस इज द करेक्ट आंसर. J.B. Watson talked about following 3 main emotions. J.B. Watson ने कहा था कि इंसान के अंदर जो 3 जो है ना वो मेन इमोशंस पाए जाते हैं, लव, फियर और एंगर. यानी कि मोहब्बत, उसके बाद खौफ, उसके बाद गुस्सा. डिसगस्ट जो है ना ये इन्होंने इसके बारे में बात नहीं की थी, इन्होंने यही पूछा एक्सेप्ट यानी कि डिसगस्ट. ठीक है. J.B. Watson talked about dash main emotions. J.B. Watson talked about 3 main emotions जो कि हम लोग पिछले MCQs में देख चुके हैं. Which part of the brain controls positive emotions? ये आप लोगों ने याद रखना है. जो हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो सारा लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है. एमनेशिया हैज डैश टाइप्स. एमनेशिया की 2 टाइप्स होती हैं. Which of the following need based on a desire to grow rather than for meeting a deficiency expressed in the need for self actualization? वो कौन सी आप लोगों के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि आप लोगों के आप जो है ना वो फर्दर ग्रो करना चाह रहे होते हैं. दैट इज अ मेटा नीड्स. ठीक है. मेटा नीड्स इसका राइट आंसर है. मुझे द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मेमोरी. मेमोरी की जो स्टेजेस होती है उसमें सबसे पहले इनकोडिंग होती है, उसके बाद स्टोरेज होती है, उसके बाद रिट्रीवल होती है. तो ये इसकी बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स. टाइप नहीं होती प्रॉब्लम्स की, हम लोग पहले कर चुके हैं. ये वाला एमसीक्यू दोबारा हमारा रिपीट हो गया था. ये थे आप लोगों के सारे एमसीक्यूज. अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं. फाइनल टर्म से रिलेटेड आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये वाली वीडियोस. ठीक है. क्विज 4, 5 और 6 की जो वीडियोस है ना, क्विज 3, 4, 5, 6 इनकी. ठीक है. 3 के तो खैर उन्होंने वो इंस्ट्रक्टर ने करवाया नहीं था, तो वही जो क्विज 3 जो आपका था ना वही उन्होंने क्विज 4 बना दिया. सिलेबस सेम है आप लोगों का. ठीक है. अच्छा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आगे ग्रुप्स में शेयर लाजमी